जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष आ खड़ी होती है कि आप सही होते हो अपनी जगह, फिर भी सामने वाला आपको गलत समझ रहा होता है, या फिर आप सही हो ये बात सामने वाले को आप समझा नहीं पाते हो, तो उसे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप उसको अपने आप को सही साबित करने के अंदर लग गए ना, तो आप अपना समय ज़ाया कर दोगे, अपनी ऊर्जा ज़ाया कर दोगे, क्योंकि अगले ने मान लिया है कि आप गलत हो इस बात पर, तो वो आपको सही कतई नहीं मानेगा और आप अपनी जगह सही हो। तो आप सही समय का इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। वक्त आने पर आप अपना कर्म करते रहिए, वक्त आने पर स्वतः उसको संज्ञान हो जाएगा, स्वतः उसको बात समझ में आ जाएगी, नहीं उस रोज़ हम इसको गलत समझ रहे थे, ये हमारी गलतफहमी थी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, इनसे आप बचकर रहा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी की टेस्ट सीरीज संख्या 97 के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पहला सवाल आज के इस वीडियो में, पहला सवाल है आपके समक्ष कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। आपको बताना प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, या फिर काव्य की गतिशीलता। बताइए साथियों, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना, क्या है प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता? दर्शन से मुक्ति। ये प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता। प्रयोगवाद के आरंभ की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए प्रयोगवाद का आरंभ, मैंने पहले भी बताया कब से माना जाता है, 1943 से। कब से? 1943 से। और 1943 में क्या प्रकाशित हुआ था? तार सप्तक। क्या प्रकाशित हुआ था? तार सप्तक। इसी के साथ है जो प्रयोगवाद की शुरुआत है, जो प्रारंभ श्री गणेश है जो माना जाता है। संपादक पूछ ले आपको तो कौन? अज्ञेय जी। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा आपको। और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में बात करें तो अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य देखने को मिलता है, यथार्थवाद का आग्रह देखने को मिलता है, बौद्धिकता का प्राधान्य, निराशावाद, उपमानों की नवीनता। देखिए प्रयोग करना है, उपमानों की नवीनता, नहीं कि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ये पिछले वीडियोज में हमने शामिल किया था ये बात। साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। अगला सवाल, दुख सबको मांझता है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? दुख सबको मांझता है, किसका कथन है, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या फिर धर्मवीर भारती की? उत्तर हो जाएगा साथियों, दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति है अपने अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय जी की, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं में बात करें तो पहले भी मैंने लिखवाई थी, फिर लिखवा देता हूँ। चिंता, भग्नदूत, और मैं बात करूँ इत्तेलम, चिंता, भग्नदूत, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, ये कई बार आई है। हरी घास पर क्षण भर। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, और प्रसिद्ध है एक इनकी असाध्य वीणा, कमली वाला असाध्य वीणा, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला, ये भी इन्हीं की है। ये इनकी प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? यानी कि जो सप्तक है, तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके जो भी कवि हैं उनको जरूर याद रखना। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में नहीं है? बताए। विजय देवनारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंद किशोर आचार्य, कीर्ति चौधरी।
तो किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? माफ कीजिए, मैंने शायद गलत बोल दिया। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? उत्तर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं जो चौथा सप्तक में है। यानी कि चौथा सप्तक में संकलित कवि की मैं बात करूं तो चौथा सप्तक, इसमें कवियों की मैं बात करूं तो अवधेश कुमार, पहला नाम आ जाएगा क्या? अवधेश कुमार, राजकुमार, राजकुमार कुंभज, बात करूं स्वदेश भारती, आगे मैं बात करूं नंद किशोर, या नाम आ गया नंद किशोर आचार्य, यानी चौथे सप्तक में, तभी तो इन्हीं की रचना चौथे सप्तक में है। नंद किशोर आचार्य, यहाँ पर लिख दूं मैं सुमन राजे। सुमन राजे, इनका सुमन राजे का एक ग्रंथ है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, इतिहास ग्रंथ है। कौन सा कमेंट करके बताना। नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और श्रीराम वर्मा जी, और हो जाएंगे अपने राजेंद्र किशोर। ये 7 हो गए। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये 7 रचनाकार हैं जो चौथे सप्तक में है। तो इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में है? नंद किशोर आचार्य की। ये बाकी इस अपने चौथे सप्तक से संबंधित नहीं है रचनाकार। सवाल है, सुमेलित करना है आपको, रचना और प्रकाशन वर्ष को सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, वीडियो रोककर आप लगाइए गणित अपनी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर सभी सुमेलित हैं। बावरा अहेरी का प्रकाशन 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959 और आंगन के पार द्वार 1961। यहाँ पर सभी के सभी है जो सुमेलित है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा इनको। मिलान वाले में पूछा जा सकता है, पूछा गया कई बार। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। सुमेलित करना, एक तरफ तो रचना है अपने और दूसरी तरफ है क्या? रचनाकार। वीडियो रोक के पॉज करके सुमेलित कीजिए, देखिए क्या होगा। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा साथियों, सभी सुमेलित हैं ये भी। संशय की एक रात अपने नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की है, पता है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय है। संसद से सड़क तक धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल और हरी घास पर क्षण भर आगे की है। संशय की एक रात नरेश मेहता, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, हरी घास पर क्षण भर आगे। सवाल है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा? यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। प्रयोगवाद क्या है? बैठे ठालों का क्या है? धंधा है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नगेंद्र सिंह। बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा साहब यहां पर हमारा ए। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, कौन कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। ए विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं रामविलास शर्मा ने लिखा है इसके विषय में कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। और ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। नगेंद्र ने क्या कहा है? प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह। ये इनकी बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछ जाती है। शैलीगत विद्रोह है, ये कहा है नगेंद्र ने। सवाल है, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, केदारनाथ
कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साहब हमारा क्या, मुक्तिबोध है जो तीसरा सप्तक में नहीं है। तो मुक्तिबोध किसमें, तीसरे सप्तक में नहीं है। मुक्तिबोध किसके कवि हैं, तार सप्तक के। पहले पिछली सीरीज में आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा तार सप्तक वाला समय 1943 है उसका। अब यानी कि तीसरा सप्तक जिसका समय क्या है 1959 मिलता है हमें। इसमें शामिल कवि देख लीजिए, कुंवर नारायण है यहाँ पर, केदारनाथ सिंह है यहाँ पर, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आ ही गया यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही और मदन वात्स्यायन, ये 7 कवि हैं जो इसमें शामिल हैं। फिर से बोल देता हूँ, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे सप्तक में 7 रचनाकार हैं। सवाल है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? अभी अभी मैंने बताया दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो याद होगा आपको 53, 51, 52, 54 दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये आप कमेंट करके है जो बताना आप कब हुआ था। और दूसरे का नहीं, चारों सप्तक जो हैं आगे के संपादन वाले, इनका आपको जरूर बताना चारों का प्रकाशन वर्ष सिलसिलेवार क्रमवार तरीके से। तो ये था अपना वीडियो आज का। सवाल अच्छे लगे होंगे आपको, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया करें, आप सभी मित्रों को साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि वो भी जुड़कर चैनल पर इन वीडियोज़ का लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।